चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट सभी बच्चों से गुजारिश है जुड़ जाएं, ठीक है। और आगे चलने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी को 25% ऑफ मिलने वाला है सभी ऐप के परचेजेस पे, यानी कि 19 सितंबर तक ये ऑफर है। तो 25% डिस्काउंट आपको हर एक कोर्स पे मिल रहा है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। उसके अलावा शौर्य भारत की अब जो बुक्स हैं वो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो कुछ बुक्स आपको अमेज़ॉन पे या फिर शौर्य भारत ऐप पे मिल जाएगी, और ये जो सारी बुक्स हैं ये आप घर बैठे मंगा सकते हैं। और इस बुक की खासियत ये है कि आपको इसमें अच्छे से सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी, प्लस बहुत सारे इसमें MCQs, अराउंड 2000 प्लस MCQs आपको मिलेंगे, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा भी उठाएं और बुक्स को ऑर्डर करें, ठीक है। जय हिंद। हाँ, मैंने बात करी है, ठीक है, मैंने आपकी बात आगे पहुंचा दी है। अब देखो जल्दी से कुछ होगा, ठीक है। टेक्निकल जय हिंद, अविनाश जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, दल्लाराम जय हिंद, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस करने वाले हैं? फोर्स यानी कि बल के। तो आज अपन क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे, और आप साथ साथ मुझे उनके जवाब देना, ठीक है। चलिए आज हम बल के क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी, उसी पे मैंने बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको एज सच एज अ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वापस थ्योरी रिवाइज भी हो जाएगी, ठीक है। जय हिंद टू, ओके, जय हिंद फौजी, माही जय हिंद, कुंदन जय हिंद, लखादीर जय हिंद, ठीक है। जरूर मैं चलो इस बारे में बात कर लूँगा। अमेज़ॉन पे टेक्निकल की बुक नहीं मिल रही है, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी तैयार हैं? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, फटाफट सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन पढ़े और जवाब दें। नीलेश गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसके भार में क्या फर्क पड़ता है? जब किसी भी बॉडी को आप अर्थ के सेंटर पे ले जाते हो तो उसके भार पे क्या अंतर पड़ता है? फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। भूपेश जय हिंद। चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। बी, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। मैंने आपको बताया था जब आप धरती की गहराई में जाते हैं तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है आपका जी जो होता है वो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, वो घटता है। और अगर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो भार भी घटेगा, है ना। फिर मैंने आपको बताया था केंद्र पे जब आप चले जाओगे तो केंद्र पे जी का मान होता है 0। तो जी अगर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भार भी 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट हमारा क्या होता है? धरती का केंद्र। तो धरती के केंद्र पर जाने पर भार का मान क्या रह जाता है? 0 हो जाता है। और सभी बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब भी दिया है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा? आपसे पूछा है वजन ले लो या फिर इसको भार बोल दो, बात एक ही है। आपसे पूछा है 1 kg द्रव्यमान का भार कितना होगा? चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। भार हमें निकालना है, हमें प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ है। ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है माही। चलिए सेकंड का आंसर भी आ गया सी, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक चीज वैसे मिसिंग है, आप यहाँ पर चाहो तो लिख लेना, जी का मान हमें 9.8 लेना है। क्या लेना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं जी का मान 9.8 लेता हूँ तो हमें भार पता है क्या होता है? mg, है ना। m हमारा कितना है? m हमारा 1 है, g का मान हमारा 9.8 है, तो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता था, बट अगर इसमें हम g का मान 10 लेते तो 10 जो होता है वो असल में हम तब लेते हैं जब हमें अप्रोक्सीमेशन करना हो, लगभग करना हो। अदरवाइज जो रियल वैल्यू कितनी है? 9.8 है, तो 9.8 के हिसाब से हम करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर का भार। आपको शरीर के भार के बारे में बात करनी है। फटाफट इसका जवाब दीजिए।
क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पृथ्वी की शरीर का भार पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। चलिए फटाफट थर्ड का आंसर दीजिए। सुजीत का आंसर सी आ रहा है, थर्ड का बी आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अच्छा पिछला आंसर होगा वो सुजीत का। अविनाश ने आंसर दिया है बी, कांस्टेबल राम ने भी बी, गणेश ने भी बी, फौजी ने भी बी, सभी का आंसर बी आ रहा है। यहाँ पर आंसर बदला है, टेक्निकल नीतीश आर्मी का सी आ रहा है, ए भी आ रहा है। चलिए समझते हैं। अच्छा आपको पूछा है कि जो वस्तु का भार होता है, तो आपको यहाँ पर सारे स्टेटमेंट कथन पढ़ने पड़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, गलत। गलत क्यों है? हमें पता है कि पृथ्वी जो होती है वो गोल नहीं होती है, वो थोड़ी इस तरीके की होती है। इसकी वजह से ये इसकी हॉरिजॉन्टल, ये इसका पोल। तो पोल और इक्वेटर पर अलग अलग होता है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली बात है भार एक जैसा होगा ही नहीं, मतलब अलग अलग होगा, समान तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्या ये सही है? देखो ध्रुवों पर हमारे जी का मान सबसे ज्यादा होता है, तो शरीर का भार भी सबसे ज्यादा होगा। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ध्रुवों विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर कम होता है, जी का मान सबसे कम होता है। मैदानों की तुलना पर पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखो मैदान और एक पहाड़ी, दोनों में अंतर क्या है? पहाड़ी असल में हाइट है, तो हाइट बढ़ने पर जी का मान घटता है, तो पहाड़ियों पर भार कम होगा। पर ये उल्टा कह रहा है, मैदानों की तुलना पर पहाड़ियों पर अधिक होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी को क्लियर है ये चीज? ओके तो जिसने भी बी के अलावा जो आंसर लिखा है वो गलत है, तो प्लीज़ उसको एक बार कंफर्म कर लें आपका आंसर गलत क्यों है। तो आपको समझ में आ गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, ठीक है। तो इसका आंसर सी नहीं होगा ना ए होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए, समझ में आ गया है सभी को। गुड, चलिए आगे चलते हैं, गलती मत करना ऐसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि किस बल की वजह से, है ना, कौन से बल की वजह से हमारा जो ब्रह्मांड है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है वो बनी हुई है। कौन से बल की वजह से हर एक चीज एक दूसरे से चिपकी हुई है, यानी कि एक दूसरे से बंधी हुई है। और वो बल कौन सा है? बहुत ही सिंपल है, प्रत्यस्थ नहीं होता। प्रत्यस्थ का मतलब होता है इलास्टिक, कोई चीज कितना इलास्टिक कितना फैल सकती है ना। विद्युत स्थितिकी अलग होता है, ये होता है आवेश की वजह से लगने वाला। यांत्रिक बल नहीं होता, मैकेनिकल बल होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना, जो भी ग्रह होते हैं इनके बीच में जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो सारे ग्रह एक दूसरे से जो बंधे हुए हैं वो इसी बल की वजह से बंधे हुए हैं। इसी की बल की वजह से हम सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, हम उससे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। चंद्रमा हमारे आसपास चल रहा है, उससे हमसे दूर नहीं जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से बंधी हुई हैं, और ये जो बल इनको बांध रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट्स इज कॉल्ड। आपको ये क्वेश्चन जो है, वैसे इसको हमने थ्योरी में कभी नहीं पढ़ा है, बट ध्यान रखना। समझ लो ये मेरी वस्तु है, वस्तु पे जो भार लगता है, क्या लगता है? भार। तो भार हमेशा एक पॉइंट पर लगता है, कहाँ लगता है? एक बिंदु पे लगता है। तो वस्तु पे जो भार लगता है वो कहाँ से हम देखते हैं? हमेशा उसके केंद्र से देखते हैं। और इस केंद्र का नाम क्या होता है? क्या सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका देखते हैं सही आंसर कौन देता है। सी आ रहा है, वेरी गुड। बी नहीं होगा पहली चीज, जो चीज नहीं है मैं आपको बता देता हूं, ना तो घर्षण का केंद्र कोई चीज होती है, ना कोई प्रेशर का केंद्र होता है। ये दो तो गलत हैं, बी और डी तो गलत हैं।
रही बात ऑप्शन नंबर ए और सी की, तो ध्यान रखना राइट आंसर ये होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी लग रही है, फोर्स लग रहा है, तो किससे लगेगा? सी से लगेगा। बी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी नहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अलग होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है, ठीक है। दोनों के लोकेशन अलग अलग होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जहां पर पूरा का पूरा द्रव्यमान एकत्रित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत सरल सा है, आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो उस पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। आपको बताना है कि अगर एक मास जिसका m है, ठीक है, इसके अलावा उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या r है और उसका वेग कितना है, v है, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल पूछ रहा है कितना होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, जो कि होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। अगर आपसे अभिकेंद्रीय त्वरण पूछ ले तो वो ध्यान रखना v²/r होता है। क्या होता है? v²/r। ये अभिकेंद्रीय त्वरण है, ये अभिकेंद्रीय बल है, बस द्रव्यमान इसमें जुड़ जाता है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है। तो फॉर्मूला अगर देखोगे तो mv²/r यहाँ आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड बच्चों। तो 6th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है घर्षण बल कैसे कार्य करता है। आपको बताना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका कार्य कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में, किसी कोण पर बल की दिशा में, या बल की दिशा के विपरीत। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, फटाफट बताएं 7वें का आंसर क्या होगा। चलिए, घर्षण बल कैसे कार्य करता है? वेरी गुड, डी। बहुत ही सरल सा प्रश्न। ध्यान रखना, घर्षण बल का काम होता है इसके गति को रोकना। अगर यहाँ पर बल लग रहा है F, तो घर्षण बल जो लगेगा वो इसकी विपरीत दिशा में लगेगा, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो घर्षण बल होता है ये हमेशा आरोपित बल के विपरीत लगता है, यानी कि उसके अपोजिट हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है यदि पृथ्वी पर पिंड का द्रव्यमान 8 kg है। अच्छा, ये कह रहा है कि लेट से धरती पर कोई भी एक पिंड है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? 8 kg है, और ये धरती पर है। कहाँ है? धरती पर। तो आपसे पूछा क्या है? तो उस पिंड का, तो चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। जब इस द्रव्यमान को मैं चंद्रमा पे ले जाऊंगा तो ये द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। 8th का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर सी आ रहा है, नीतीश कह रहे हैं ए। अच्छा, ए कौन कौन कह रहा है? जिसने ए कहा है ना, देखो हटा लिया, अच्छा हुआ टाइम पर। ये देखो फौजी का भी आंसर देखो गलत आ रहा है। पहली चीज तो ये 8/6 कर रहा है, ये गलत है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। भले आप कोई भी ग्रह पे चले जाओ, जो भी आपका द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन आपको इसमें होगा, बट ये गलत है। क्यों है? क्योंकि मास कभी भी नहीं बदलता है। क्या बदलता है? भार, यानी कि वेट। और वेट जो होता है वो डिपेंड करता है स्मॉल जी पे। तो अगर स्मॉल जी बदल रहा है तो आपका भार बदलेगा, पर द्रव्यमान यानी कि मास कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 kg। तो अगर 8 kg का द्रव्यमान है तो 8 kg ही रहेगा। राहुल डी लिख रहे हैं, पता नहीं कहां से डी लिख रहे हैं। सद्रव्यमान में, ओहो, हाँ, द्रव्यमान में कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है और बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? मैक्सिमम गलतियां करते हैं, ठीक है। तो भार में कमी हो सकती है, बट द्रव्यमान कभी भी सेम बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है। जब गाड़ी चल रही होती है, चलते चलते गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कौन से फोर्स की वजह से कार हमारी रुकती है? कौन सा बल उस कार को रोकता है ब्रेक लगाने के बाद? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल? बहुत ही सरल क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ये चक्का घूम रहा है, ये चक्का ऐसे घूम रहा है, पर जैसे ही आपने इस पे ब्रेक लगाया, ब्रेक इस तरीके का होता है, तो जैसे ही मैंने इस पे ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से यहाँ पर घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से ये चक्का रुक गया। तो जो चक्का रुकता है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कि घर्षण होता है। तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से घर्षण बल बनता है और घर्षण बल उसकी गति को रोकता है। तो बहुत ही सरल सा आंसर है, इसलिए आप इसका ग्रेविटेशन मत कर देना, ना सेंट्रीपिटल ना सेंट्रीफ्यूगल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही बच्चों, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 9th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से गुरुत्वीय नियंतांक जी व गुरुत्वीय बल का सही संबंध क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ रहा है स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। दोनों में सभी को फर्क पता होना चाहिए। स्मॉल जी होता है त्वरण, ये क्या है? त्वरण है, और ये क्या है? नियंतांक है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। ये त्वरण जो होता है ये जी, और ये कैपिटल जी होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। तो ध्यान रखना, कैपिटल जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती है, बट जो स्मॉल जी होता है वो बदल सकता है, ठीक है। बट मेरा यहाँ पर प्रश्न है दोनों में सही संबंध क्या है? तो बहुत सिंपल है, कैसे याद रखना है। अगर आपको याद भी नहीं रहता तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? mg, है ना, और m ऑलरेडी है। अच्छा, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? F इक्वल्स टू जी m स्मॉल m बटा आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ये नॉर्मल बल होता है। दोनों की अगर तुलना करूंगा तो m से m कट गया, तो g का मान क्या आ गया? कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही है, और सभी बच्चों ने भी बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है। वेरी गुड बच्चों। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन चलिए देखिए। 11th क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताएं। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम 6 गुना कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अच्छा, एक चीज तो क्लियर है यहाँ से कि गुरुत्वाकर्षण बल r के साथ कैसा होता है। तो हमें पता है ये जो r है, अगर r बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, और इनका संबंध क्या होता है? व्युक्त कर्मानुपाती और वर्ग होता है। तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए r का और f का, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था इसको कैसे याद रखना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F1 बटा F2 बराबर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सीधा वैल्यू रख दें। पहले मेरा बल था F, अब हो गया F डैश। पहले मेरी दूरी थी, अच्छा नीचे R1 है, ऊपर R2 है। अब R2 कितना कर दिया है? 6 गुना, तो 6 R1 का स्क्वायर और नीचे R1 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया? 36 R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ये गया इससे, F बटा F डैश आ गया, तो ये F डैश कितना हो गया? F बटा 36, तो 1 बटा 36 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती करने की आपकी जो रहेगी वो रहेगी 36 गुना मत कर देना। और ये सोचने वाली बात भी है कि अगर दूरी बढ़ती है तो आपका बल घटता है, तो बल ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा, ठीक है। और घटेगा कितना? 1 बटा 36 गुना हो जाएगा। तो 11th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th। चलिए इसका जवाब दीजिए। अब किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। कल की क्लास में हम फोर्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है,
कल आप सभी तैयारी करके आना। कल आपको मैं एक शॉर्ट टेस्ट लेके दूंगा जिसमें आपको खुद को आंसर देना है। एंड में मैं आपको की बताऊंगा और साथ में उसके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए 12th का आंसर आ रहा है डी, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो डाउट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर जब बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? भार की। तो भार बदल सकता है। क्यों बदल सकता है भार? क्योंकि भार जी पे निर्भर करता है। भार होता है mg। कितना होता है? mg। अब जब हम धरती की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अर्थ की। अर्थ पे ये भार कितना है? 600 न्यूटन। कितना है? 600 न्यूटन। अब हमें पता है कि जब चंद्रमा पे जाते हैं तो जो भार होता है धरती पे उसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से। तो अगर 600 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो आंसर आ गया 100 न्यूटन। तो जो इंसान अभी धरती पर 600 न्यूटन फील कर रहा था अब वो चंद्रमा पे 100 न्यूटन ही फील करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान रखना भार बदल सकता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। चलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया ही था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या है? तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। W = mg है। m कितना है? 10। g का मान कितना लेना है? 9.8। आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे अपन बढ़ा देंगे, दिक्कत कोई नहीं, ठीक है। आपका लेवल का ही करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। चौथा 14th देखते हैं, ठीक है। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए और पिंडों का द्रव्यमान भी दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 14th का आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अब आपको क्या बोल रहा है? दोनों द्रव्यमानों को भी दुगना कर दिया है और दोनों के बीच में दूरी को क्या कर दिया है? उसको भी हमने दुगना कर दिया है। तो दूरी भी दुगनी कर दी है, द्रव्यमान भी दुगनी कर दी है। आपको बताना है क्या फर्क पड़ेगा उसके गुरुत्वाकर्षण बल पे। चलिए 14th का बी आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों चीजें बदल रही हैं। तो F = m1 m2/r²। ये भी दुगना, ये भी दुगना और यहाँ पर ये भी दुगना। कितना हो गया? दुगना। तो 4/4 यानी कि कट गया, तो यानी कि सेम है, यानी कि कोई भी फर्क नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। यानी कि जो उसका बल पहले था उतना ही रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा फोर्स है वो उतना ही रहा, पर हमने भार को भी बढ़ाया और हमने दूरी को भी बढ़ाया। तो दूरी बढ़ने से क्या हुआ था? उसका भार कम हो गया था, पर हमने द्रव्यमान फिर बढ़ा दिया तो वो वापस जो फोर्स है वो बढ़ गया है, ठीक है। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था सर जी उस दिन, ठीक है ठीक है। चलो आंसर मिल गया, अच्छी बात है। 14th हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15वां 15वां बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 14वां था, हाँ 15वां बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द्रव्यमान और वेग का नहीं है, द्रव्यमान और त्वरण का है, बाकी सारी चीजें काट दो। बेसिकली पूछ रहा है फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बल का एक और फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि एक तो बल होता है F = ma और एक और हमें पता है क्या? एक और पता है संवेग में परिवर्तन की दर, जहां से हमें पता चलता है कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें इसका फॉर्मूला मिला था, ठीक है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे चलते हैं। 16 ये अपन ने कर लिया है। आगे चलते हैं, ये भी अपना हो चुका है। ओके 16वां क्वेश्चन, चलिए बताएं। 16वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिफ्ट ऊपर जाने पर शरीर का भार महसूस होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लिफ्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें लिफ्ट वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ढंग से फोकस रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए।
16th का बी, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर बात समझना, लिफ्ट ऊपर जाने पर शरीर का भार महसूस होता है। जब लिफ्ट कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। हमें पता है कि जब हमारी लिफ्ट ऊपर जाती है, ठीक है, जब हमारी लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें कैसा महसूस होता है कि हमारा भार क्या है? बढ़ा हुआ है। देखो ध्यान रखना, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपका धीरे धीरे भार घटना महसूस होता है, और जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो आप भारहीन हो जाते हो। बट यहाँ पर लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसका जो वेट है, बेसिकली ऊपर जाने से उसका वेट जो है वो बढ़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 16वें का आंसर हो जाएगा डी। हाँ, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, आप उसको लिख लेना। यहाँ पर आपको लिखना था लिफ्ट ऊपर जाने पर, लिफ्ट ए त्वरण से, ठीक है, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाने पर शरीर का भार महसूस होता है, ठीक है। एक लाइन इसमें जोड़ देना, ये ऊपर तो जा रही है बट वो ए त्वरण से जा रही है, ठीक है। हाँ, नहीं यहाँ मिसिंग है, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। व्हेन लिफ्ट गोज अप विद ए एक्सेलरेशन, ठीक है, जब ए एक्सेलरेशन से जाएगी तब उसका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये चीज मिसिंग है तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर त्वरण की जगह वेग होता तो ये सेम रहता, बट इस क्वेश्चन में असल में यहाँ पर होना चाहिए था ए त्वरण से जारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगर आपको कहीं पर और ये क्वेश्चन दिखता है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, और इसमें आप लिख देना ए त्वरण से। तो अगर ए त्वरण यानी कि एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, लिफ्ट नीचे जाने पर, लिफ्ट ए त्वरण से, लिफ्ट ए त्वरण से, इफ व्हेन लिफ्ट गोज डाउन विद ए एक्सेलरेशन, अगर ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज मिसिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब लिफ्ट नीचे जा रही है और ए त्वरण से नीचे जा रही है तो भार में क्या महसूस होगा। तो ध्यान रखना, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपका जो भार है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना, अभी मैं त्वरण से कह रहा हूँ, जैसे इसमें सेम वेग से आ जाएगा, समान वेग से आ जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर कि भार ही नहीं, मतलब जो उसका भार था वही रहेगा, यानी कि कोई भी भार में कमी या बढ़ोतरी उसको महसूस नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। अठारहवां प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति सबसे अधिक कब होगी। आपको बताना है सबसे ज्यादा उसकी गति कब होगी। और ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ से, सॉरी केपलर के सेकंड लॉ से हम समझते हैं। केपलर का द्वितीय नियम क्या था, यही तो समझा रहा था, वेग के बारे में समझा रहा था, वेग ज्यादा कहाँ होता है, वेग कम कहाँ होता है। तो हमने ये देखा था कि अगर ये इस तरीके की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ये हमारा सूर्य है, तो जब ये इसके पास होगा तब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब ये दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो पृथ्वी के नजदीक होगा, आपसे पूछा है सबसे अधिक कब होगी, ठीक है, आपको बताना है इसकी सबसे अधिक वेग कब होगा। तो पहला कह रहा है पृथ्वी के नजदीक होगा, बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी से दूर होगा नहीं, जब वो ग्रीन स्विच नहीं, अब कुछ भी आप कह दो, सीधा आंसर आप इसको क्या बोलोगे कि जब वो पृथ्वी के नजदीक होगा। तो जब अर्थ उसके पास में होगी तब उस केस के अंदर जो आपकी स्पीड है, जो आपका वेग है, वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कल ही बताया था सर, हाँ बिल्कुल कल ही बताया था। तो 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19वां देखते हैं। चलिए, इसलिए मैंने आपको बोला, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, हाँ बिल्कुल थ्योरी पढ़ाई है, उसी से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस को बनाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उसके हिसाब से ही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां पढ़ें और इसका जवाब दें। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु के भार
के अंदर क्या आपको दिखेगा, ठीक है। क्या उसका भार बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने, ये भी लॉजिक मैंने बताया था। सिसोदिया का आंसर सी आ रहा है, माही का डी आ रहा है। ओके, अच्छा अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब धरती घूमती है तो ओमेगा आता है, तो ओमेगा का प्रभाव पोल पे यानी कि ध्रुव पे नहीं पड़ता। किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। उसमें भी दो तरीके से पड़ता है, अगर ओमेगा बढ़ता है तो जी घटता है, और अगर ओमेगा घटता है तो जी बढ़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है धरती अगर अचानक से रुक जाए, तो जब धरती अचानक से रुक जाए इसका मतलब आपका ओमेगा जीरो हो गया। तो जब आपका ओमेगा जीरो हो जाता है तो जो भी इक्वेटर पे है वो पोल के बराबर हो जाता है, या हम उसको बोलेंगे अधिक हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो जी का मान हो सकता है वो तब हो जाएगा जब धरती रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कई बार वो ऑप्शन को कैसे चेंज कर देते हैं, तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि जितना पोल पे होगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोल पे मैक्सिमम जी होता है, तो धरती जो इक्वेटर पे जो जी है वो पोल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज मैक्सिमम एट, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिकॉज हम हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के जीरो की बात करते हैं कि वो शून्य कहाँ होता है, बट मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दें। 20 का सी, वेरी गुड। लखादीर, सभी का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, धरती के केंद्र पर पे तो जीरो होता है, तो ये तो ऑप्शन गया हमारा। विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पे भी जी कम होता है, सबसे कम होता है, ये भी गलत। ध्रुवों पे बिल्कुल सही, पोल पर आपके जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। एवरेस्ट की चोटी पर तो जी का मान घट जाएगा, बिकॉज हाइट के साथ जी का मान घटता है। सर 19 क्वेश्चन रिपीट, चलो 19वां देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। 19वां देख लो क्या होता है। 19वें में ये होता है कि जब भी धरती घूमती है तो आपके भूमध्य रेखा पर जी का प्रभाव आता है, उसके अंदर चेंज आता है। तो जैसे ही धरती की स्पीड बढ़ती है तो जी का मान जो होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है, पर जैसे ही धरती की स्पीड घटती है तो जी का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसका घूर्णन गति जीरो हो गई, धरती रुक जाए, तो इसका मतलब जी आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और तो जी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। विवेक डेका, 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए 20वां भी हमने कर लिया है, चलिए 21वें पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमने कर लिया है 21वां। 22वां देख लेते हैं, ये भी हमने कर लिया है, कुछ रिपीट हो गए हैं। चलो 23वां देख लेते हैं। 23वां थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतंत्र रूपक वापस पृथ्वी पर गिरती है, तो इसके बारे में से कौन सा जवाब सही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर जाके वापस नीचे आया, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। क्या बताना है? गलत। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऊपर जाने में नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, ये गलत है। वो भी पढ़ते हैं, ऊपर जाने व नीचे आने का समय बराबर होता है, बिल्कुल सही है, बट ये गलत क्यों है? बिकॉज हमें गलत ढूंढना है, तो गलत ये है, बट ये कथन सही है। तो ये ध्यान रखना, जितने समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में लगेगा, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, रॉन्ग बताना है, ठीक है। अभी आते हैं इस पे। दूसरा कह रहा है नीचे आते समय गुरुत्व के कारण उसका त्वरण बढ़ता है, ठीक है। तो जब वो नीचे आता है तो गुरुत्व के कारण उसका त्वरण बढ़ता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका जो वेग होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो हम काट देंगे। ऊपर जाते समय शुरू का वेग व नीचे आते समय अंतिम वेग समान होता है, बिल्कुल सही कथन है, बट
हमें तो गलत ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि समय हमेशा बराबर होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड बच्चों, चलो आगे चलते हैं। 24वां देखो, 24वां क्या कह रहा है, एक रॉकेट को पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर जाने के लिए न्यूनतम पलायन वेग कितना होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें रॉकेट का नाम ले लिया, आपको बोल दिया कि रॉकेट को हमें भेजना है। अब रॉकेट को भेजो या भले किसी भी चीज को भेजो, पलायन वेग का मान, एस्केप वेलोसिटी का मान फिक्स है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें तो किसी को भी कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पलायन वेग जो होता है धरती के द्रव्यमान और धरती के त्रिज्या पे निर्भर करता है। ये रॉकेट फेंको या भले आप किसी को भी फेंको, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके द्रव्यमान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पलायन वेग सभी के लिए क्या है, सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 24वां सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां। जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है, इफ अ पर्सन सिटिंग ऑन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। समझो एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के ऊपर अंदर एक इंसान बैठा है और ये धरती के आसपास ये सैटेलाइट घूम रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसका द्रव्यमान 0 तथा भार स्थिर रहेगा। देखो द्रव्यमान 0 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। मैंने क्या बोला था, भली वो धरती पे रहे, भली वो इंसान सैटेलाइट पे जाए, भली कोई ग्रह पे चला जाए, मास कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। तो ये ऑप्शन गलत है। उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये सही है, पर भार 0 हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा होगा जो सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, है ना। हवा में क्यों उड़ते हैं, बिकॉज वो भारहीन हो जाते हैं, उनका वेट नहीं रहता है। वेट जी पे डिपेंड भी करता है, तो जी 0 होने के कारण उनका वेट 0 हो जाता है, बट मास उतना ही रहता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन पढ़ लो। उसका द्रव्यमान व भार दोनों स्थिर रहते हैं, गलत। उसका द्रव्यमान व भार दोनों 0 होते हैं, गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अपन ने आज 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल की क्लास में मैं आपका एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा, जिसमें हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं 30 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, आप करेंगे, मैं आपको एंड में उसके आंसर बताऊंगा। तो इस तरीके से कल हम फोर्स वाला चैप्टर का आखिरी पार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नए चैप्टर की आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ अंत करेंगे। सभी अपना ध्यान रखना, सभी फिट रहना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।